Students, our today's topic is cyber ethics. That is very important. This is very important to understand the concept of this lesson. Lesson number 7. Let's start. Computing is a process of utilizing computers to complete a task. In the modern era, information technology, I means IT, has affected every aspect of our life. This has led to the emergence of a new world economy and has transformed our planet into a global village. जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि everything is totally depend on internet nowadays and we can't be very casual towards it, right? So we have to use internet with some ethics. So when we use ethics, we use internet with ethics, that is called cyber ethics. ठीक है, या फिर एक नया वर्ड है इसके अंदर, एक और नीचे दिया हुआ है, हम डायरेक्टली उस पे पहुंचते हैं, दैट इज नेटिकेट. यानी नेट पे जो एटिकेट्स हम शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटिकेट, राइट? द टर्म नेटिकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नेट यानी इंटरनेट, एटिकेट्स यानी गुड मैनर्स, right? It is defined as a special set of rules that governs the behavior of a user communicating online. मतलब जो लोग भी ऑनलाइन यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, वो उसके लिए एक हमें गुड मैनर्स की जरूरत होती है. ऐसे नहीं कि इंटरनेट पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं और किसी को कुछ भी मैसेज भेज दिया, किससे कैसे भी बात कर ली, कैसे बिहेव कर लिया. नो, एवरी स्टेप, एवरी एक्शन from your side should be in etiquettes, right? तो नेट पे जो हम गुड मैनर्स शो करते हैं, that is called our netiquette, right? The communication can be via email, forms, blogs and social networking sites, etc. इनमें से किसी के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी के साथ भी. You should adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life. Guidelines to follow while communicating online. राइट? इसका मतलब क्या है कि जब भी आप इनमें से कोई भी मीडियम कम्युनिकेशन का लेते हैं, तो आपको एक स्टैंडर्ड बिहेवियर शो करना होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है रियल लाइफ के अंदर भी और इंटरनेट के अंदर भी. ठीक है, जब भी आप नेट पे कम्युनिकेट करते हैं या फिर आप रियल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, इन बोथ वेज, इन बोथ कंडीशंस वी हैव टू फॉलो सम एटिकेट्स, सम गुड मैनर्स. यूज proper solutions and signatures, salutation, sorry, not solutions. Use proper salutation and signature. When communicating online, always begin your message with a salutation and end it with your name or signature. Means कि जब भी आप कोई मैसेज लिखो, तो आप शुरू में जिसको भी आप मैसेज कर रहे हो, उसको थोड़ा रिगार्ड से उसका नाम आपने लिखना है, ठीक है, और लास्ट में आपने अपना नाम और अपने साइन शो करने हैं, राइट? दूसरा, इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन. जब भी आप ईमेल कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट ऊपर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि किसी को भी आपका मैसेज देखते ये क्लियर हो जाए कि व्हाट यू वांट टू टेल और व्हाट यू वांट टू कन्वे, राइट? नेक्स्ट इज कीप योर मैसेज कंसाइन. बी प्रिसाइज एंड कैची while drafting a message so that people can quickly read it. कि बहुत लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखना होता कभी भी इंटरनेट के ऊपर. आप देखते हैं कई बार व्हाट्सएप के ऊपर पूरी की पूरी 20-25 पेज का, 20-25 लाइंस का एक मैसेज आ जाता है. बहुत से लोग होते हैं जिनको शौक होता है लंबे लंबे मैसेजेस पोस्ट करने का, क्योंकि पढ़ता कोई नहीं, बस सिर्फ फॉरवर्ड होते रहते हैं, राइट ना? तो इस तरह के लंबे मैसेजेस वी शुड अवॉइड, राइट? तो हमें इस तरह के मैसेज नहीं देने चाहिए. उनका टॉपिक जो होता है दैट शुड बी वेरी कैची. यानी कैची मीन्स कि जो हमारे अटेंशन को कैच करे, एकदम हमारा ध्यान जाए उसके ऊपर, हमारा मन करे कि हम इसको पढ़ें, राइट? नेक्स्ट इज बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड सार्कसम. सार्कसम क्या मीन्स के थ्रेट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स. सॉरी, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स, कि हमें दूसरों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए उम्मीद करते हैं, राइट? डू नॉट इंक्लूड sarcastic or insulting comments in your message. ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज जैसे नॉर्मल लाइफ में दूसरों से व्यवहार करते हो, एक अच्छा
पूरा तमीज के साथ, इसी तरह से आपको इंटरनेट के ऊपर भी ये शो करना है, ठीक है। ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स व्यू एंड बी always respect others view and be courteous while posting your opinions on the online discussion group। कहता है कि दूसरों की बात आपने ध्यान से सुननी है, उनकी बात को रिस्पेक्ट देनी है, उनके सोचने के नजरिए को रिस्पेक्ट देना है, ताकि आपकी भी लोग बात सुने। अगर आप किसी की बात नहीं सुनोगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा, राइट। उसके बाद respect others privacy, do not read or forward another person's mail without seeking his permission, going through another person's works could land you in trouble। कहता है कि बिना किसी के, मान लीजिए आपके पास किसी ने कोई अपना डाटा भेज दिया है, ठीक है, तो अगर उसने आपके पास फेथ में भेजा है तो नेवर शेयर इट विद अदर्स। प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कीप इट इन माइंड, जो भी आपके पास कोई मैसेज भेज देता है वो आपके साथ अपने पर्सनल रिलेशंस के साथ शेयर कर रहा है, तो नेवर पब्लिश इन पब्लिक, राइट। ऐसा नहीं है कि हाँ, आप अगर मान लीजिए कोई इस तरह की बात है जिसमें आपको लगता है कि आपको मैसेज शेयर करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक द परमिशन फ्रॉम द सेम पर्सन, कि आपने उससे पहले परमिशन ली है, उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हो, राइट। तो हमें दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद है ओबे कॉपीराइट रूल्स, डू नॉट कॉपी और पोस्ट समवन्स कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट एंड क्लेम इट एज योर ओन। कैसे? आपने किसी का भी डाटा उठा लिया और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आपने उसमें अपना नाम लगा दिया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर उसके पास उसके ऊपर कॉपीराइट लॉ हुआ तो you will find yourself in a trouble, right? If any information is needed to be picked up from the internet, it resources must be mentioned। अगर आपने इंटरनेट से कोई सामान उठा भी लिया है, कोई डाटा उठा भी लिया है, कोई मैटर ले लिया है, तो कोई बात नहीं, कई बार हमें बहुत सारी जरूरत भी होती है, लेकिन यू शुड डिफाइन कि आपने कहां से लिया है। आप उसमें नीचे लिख सकते हो कि रिसोर्स आप लिख दिया, या सोर्स ब्रैकेट में लिख दिया इंटरनेट, कि हर एक को ये बात पता लगे कि आपने ये डाटा इंटरनेट से लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है okay, do not indulge in spamming। Spamming refers to flooding the user's inbox with unwanted advertisements and messages। Never send, forward or respond to such spam messages। जब भी आप ईमेल आईडी यूज करते हैं बेटा, तो यू हैव अ स्पेशल फोल्डर दैट इज स्पैम। स्पैम कौन सा होता है? स्पैम के अंदर वो मेल्स आती हैं जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टीजमेंट्स करती हैं, उनका आपकी ईमेल से कोई मतलब नहीं होता है, वो बल्क में ये मैसेजेस भेजती हैं, और आपका स्पैम फोल्डर जो है वो धीरे धीरे करके फिल होने लगता है। तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपने स्पैम फोल्डर को यू शुड क्लियर, इसको हटा देना चाहिए। और स्पैम में आए मैसेजेस को ना ही कोई ज्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वायरसेस कैन अटैक onto your computer or onto your data through spam। क्योंकि स्पैम में कोई मैसेज आता है तो हमें लगता है बहुत ज्यादा यूजफुल है, इफ यू क्लिक ऑन इट द वायरस विल एक्टिवेट इट ऑटोमेटिकली एंड इट विल एंटर विदाउट योर परमिशन। क्लियर? तो यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, भाषा बहुत अच्छी बोलनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, या आप और आपका कोई फ्रेंड बात कर रहे हैं, और आप अगर एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो आप दोनों के अंदर बात है सिर्फ। लेकिन आप अगर इंटरनेट के ऊपर अगर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं, तो वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ लोगों तक एकदम से बात पहुंचती है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करें हमेशा ही कि आप एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एक अच्छी शालीन भाषा इस्तेमाल करें। यूज अप्रोप्रिएट इमोशंस, ये स्माइली बोल देते हैं इसको, या कोई शॉर्ट फॉर्म्स बोल देते हैं, जैसे एक्रोनिम्स होते हैं, ठीक है। इसको आप एब्रिविएशंस में भी ले सकते हो। जैसे हम लोग ये फेसेस यूज कर लेते हैं, स्माइलीज होती हैं, इससे हमें पता लगता है कि हम अपने इमोशंस शो करना चाहते हैं, कि आइदर वी आर हैप्पी, सैड और एक्साइटेड, और हॉरिबल इमोशंस यू हैव,
सरप्राइजिंग इमोशंस यू हैव। तो जो भी हमें शो करना होता है, हम आजकल बजाय लिखने की बजाय हम इस तरह के स्माइलीज हम लोग यूज कर लेते हैं, और कई बार शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे एक्रोनिम्स होते हैं। ये है हमारे जैसे LOL, लाफ लाउड, लाफ आउट लाउड। हाउएवर इन फॉर्मल मेल्स एनी एब्रिविएशंस और ये क्या है, इमोटिकन या इमोशन जो भी बोल सकते हो आप, स्माइली यूज कर लो, कॉमन वर्ड, इज कंसिडर्ड टू बी इनएप्रोप्रिएट। आप जब भी बात करते हैं इसके अंदर, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ईमेल यूज करेंगे तो ईमेल के अंदर आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज आप ईमेल के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसलिए वहां पर अगर आप ये स्माइली और ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये यूज करने लगोगे तो वो ठीक नहीं है, दैट इज रॉन्ग। उसके बाद है डू नॉट रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, यानी आपके लिए पासवर्ड है या कोई आपका कोड है, ठीक है, या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, लोकर नंबर है, इस तरह की चीजों को आपको पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। आपको लगता है कि आपने अपने किसी फ्रेंड से शेयर किया है, बट मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है, आज फिर मैं ये बात बता देता हूँ कि जब भी आप कोई मैसेज यूज करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, आपको लग रहा है कि आपने डायरेक्ट अपने फ्रेंड को भेज दिया और आपके फ्रेंड ने देख लिया, आपने डिलीट कर दिया, उसने भी डिलीट कर दिया, आपको लगता है कि मैटर इज ओवर। बट नो माय डियर, जब आप तक मैसेज पहुंचा है, मान लीजिए आपने मुझे मैसेज किया, मैंने आपको मैसेज किया, तो ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इट इज हैपनिंग थ्रू सर्वर। पहले आप जो मैसेज करते हैं तो आपके नेटवर्क का जो सर्वर है उस सर्वर पे डाटा जाता है, वहां उसकी एक कॉपी बनती है और उसके बाद वो मेरे तक आ रहा है। ऐसे ही सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, यानी वाइस वर्सा, कि जैसे मैं मैसेज भेजूंगा तो वो पहले सर्वर पे जाता है, वहां उसकी कॉपी बनती है और वो कॉपी फिर आगे जाके आप तक पहुंचती है। तो हमें लग रहा है कि हमने अपने दोनों एंड से डाटा डिलीट कर दिया है। कुछ सर्वर्स ऐसे हैं जो ये परमिशन दे देते हैं कि आप डाटा डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और अगर नहीं तो वो डाटा अपने आप सेव कर लेंगे। तो इसलिए डू नॉट रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ध्यान रखना है। बी टॉलरेंट एंड केयरफुल। अगर कोई पर्सन आपसे कुछ गलत बात बोल देता है तो एकदम से आपको रिएक्शन नहीं करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना उसमें, ठीक है। तो क्योंकि अगर कोई दूसरे ने आपके साथ अगर डिसरिस्पेक्ट किया है तो उसको थोड़ा प्यार से समझाओ या उसको अवॉइड कर दो, क्योंकि जितना आप इस चीज में जाओगे उतना ही लोगों को आपके बारे में पता लगेगा कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो इंटरनेट पे, राइट। अब बात आती है साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स का मतलब होता है खरीदना और बेचना, परचेज करना या सेल करना। और परचेज और सेल के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स, ओल्ड प्रोडक्ट्स, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, सभी कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर ऐसी क्या चीज आप करें जिससे कि आप सामान अच्छे से खरीद पाएं, फेथफुली खरीद पाएं, और आपके साथ कोई धोखा ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो इन चीजों से बचने के लिए ये लेसन है। इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, देखो। सबसे पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं इसको, ये मैंने आपको बता दिया किस लिए यूज होता है। फॉलोइंग द एथिकल प्रैक्टिस, following the ethical practices as a merchant and a buyer, build your goodwill and reputation in the online market, which ensures your longevity and success in the e-business। कहता है कि ये कुछ आगे कुछ पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा कि आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, जिससे कि आपके बिजनेस को एक अलग से एक गुडविल मिलती है, एक उसका नाम होता है, ठीक है, और वो लंबे समय तक आप उसके अंदर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले है फ्रॉड। व्हाट इज फ्रॉड? फेलियर टू प्रैक्टिस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट constitutes frauds. Fraud means purposefully, fraud means purposefully presenting facts to devise another person, sorry, to deceive another person for personal gains। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कहता है फ्रॉड का मतलब यह है कि जो एक सोच समझकर पर्पसफुली, ठीक है,
सोच समझकर गलत तरीके के फैक्ट्स, गलत तरीके के बातें, गलत तरीके के तथ्य किसी और आदमी के सामने हम रखते हैं जिससे कि हमें फायदा हो सके, हमें निजी फायदा हो सके, फॉर पर्सनल गेन्स. द सेट गेन may be in the form of money, goods और information. ये फायदा किसी भी तरीके हो सकता है. आपको इसके बदले में पैसा मिले, या आपको इसके बदले में सामान मिल जाए, या आपको इसके बदले में कुछ जानकारी मिले. तो तीनों ही आउटपुट ऐसे हैं जिसके लिए आप ये सब मेहनत करते हो, ये रॉन्ग प्रैक्टिस करते हो. इसको हम फ्रॉड बोलते हैं, यानी सोच समझकर किसी को लूटना. ठीक है. रीजंस फॉर इंक्रीजिंग ऑनलाइन फ्रॉड्स. कहता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ज्यादा क्यों इंक्रीज हो रहा है ये. तो इसके इंक्रीज होने के कुछ कारण है बेटा. नंबर 1 है एम्बिग्यूटी. एम्बिग्यूटी क्या है? सिंस द ट्रांजैक्शंस डज नॉट हैपन फेस टू फेस, द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज इज इजिली कंसील्ड एंड इज हार्ड टू वेरीफाई. कहता है कि एक तो आमने सामने बात नहीं हो पाती. शॉपिंग जब हम करते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं या कुछ चीज बेचते हैं, तो हमें मालूम ही नहीं होता कि सामने कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं, है ना. नॉर्मल लाइफ में तो क्या होता है, आप किसी शॉपकीपर पे जाते हो, आप शॉपकीपर को जानते हो, शॉप को भी जानते हो, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप देख सकते हो. ठीक है ना. यहाँ तो क्या है कि ऑनलाइन आप फोटोग्राफ देखते हैं और उसको ऑर्डर कर देते हो. कई बार सामान उस जैसा मिलता है, कई बार उस क्वालिटी का नहीं मिल पाता. तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, फ्रॉड का कारण क्या है कि हम आमने सामने नहीं है. आमने सामने होते हैं तो फ्रॉड कम होते हैं. दूसरा है हैकिंग. It is relatively easy for hackers to steal information and fraudsters to buy that information in the online black market. कहता है कि हैकिंग करने से, हैकिंग हमें पता है कि जबरदस्ती किसी के अकाउंट के अंदर घुस जाना और उसकी इंपॉर्टेंट चीजों को हैंडल करना, कॉपी कर लेना, डिलीट कर देना, चोरी कर लेना. ठीक है ना. तो ये सारी बातें, उसके अकाउंट में जाके दूसरों को मैसेजेस करना, ये आजकल कॉमन बात हो रही है, हैकिंग. तो फ्रॉडर्स टू बाय दैट इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन ब्लैक मार्केट. कहता है तो ये इंफॉर्मेशन लेकर, और ये ब्लैक मार्केट यानी जिन लोगों को आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए उन तक ये बेची जा सकती है. दैट इज कॉल्ड हैकिंग एंड दिस इज वेरी सीरियस ऑफेंस. उसके बाद है आपका, थोड़ा सा ये क्लियर नजर नहीं आ रहा है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूं. ये है आपका लीगल लूप होल. The law has been unable to keep up with online crimes. It is relatively difficult to track, identify and prove the crime and the identity of the criminal. देखो ऑनलाइन की भी एक सीमा है अपनी. इसका भी एक लिमिट है कि एक लिमिट तक ही ये किसी इस तरह के क्रिमिनल का, जो इस तरह का मतलब क्रिमिनली बोला जाएगा, जो इस तरह के फ्रॉड करते हैं, तो इनका पीछा एक लिमिट तक ही हो सकता है. बार बार इनका आप इनको फॉलो भी नहीं कर सकते. तो इसलिए इसमें एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक ही आप इनके पीछे जा सकते हो, इनको ढूंढ सकते हो, इनको मतलब कैच कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं. तो ये बात हर एक को पता होती है, तो इसलिए ऑनलाइन फ्रॉड्स ज्यादा हो रहे हैं आजकल. उनको पता है कि कैसे फ्रॉड किया जाता है और कैसे इससे बचा भी जा सकता है. तो ये बातें जब जिसको आ जाती हैं तो वो इंसान फ्रॉड की तरफ ज्यादा ध्यान रखता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि भाई अल्टीमेटली क्या होगा, कभी ना कभी तो फंसोगे ना. तो इसलिए, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं लोग. उसके बाद है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड्स. ई कॉमर्स फ्रॉड्स क्या करेगा? ई कॉमर्स का मतलब मैंने आपको बताया कि कॉमर्स का मतलब है सामान खरीदना और बेचना, और ई से हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली, यानी ऑनलाइन सामान खरीदना और बेचना. तो सबसे पहले ऑप्शन है mislead product listing. In case of e-commerce, the consumers cannot touch the product which they are buying. कहते हैं तो जो ग्राहक होता है वो अपना सामान चेक करके नहीं देख सकता, हाथ लगा के नहीं देख सकता कि जो खरीदने जा रहा है. The decision is based on viewing the pictures and the videos of the product. लोग क्या करते हैं, अपना सामान बेचने के लिए उसकी वीडियो बना लेते हैं या उसकी फोटो खींच लेते हैं. ठीक है. तो वो आपको शो कर देते हैं और इस एंगल से वो फोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं कि वो देखने में लगे कि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. द बायर्स रीड डिस्क्रिप्शंस दैट मे गिव अ लिटिल और इनएक्यूरेट अकाउंट ऑफ द प्रोडक्ट. कहता है कि उसके नीचे जो कमेंट्स लिखे होते हैं
ठीक है, डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं, उसके बारे में जानकारी दी होती है, तो वो लोग पढ़ लेते हैं और उसको पढ़ के उसके ऊपर फेथ कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, कमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये कमेंट्स भी क्या होते हैं, उनके अपने ही होते हैं। 20-25 कमेंट ऐसे वो खुद लिखवा देते हैं अलग अलग अकाउंट्स खोल के, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। कोई बोलता है कि मैंने यूज किया है तो बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे पैसे पूरी तरह से वसूल हो रहे हैं। हल्की हल्की सी उसमें वो थोड़ी सी बुराई भी कर देते हैं कई बार, कि ताकि ये लगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत बुरा भी है, ठीक है ना। तो लेकिन ये सारी की सारी एक स्ट्रेटेजी होती है अपने सामान को बेचने की। तो इसके लिए अंदर हमें थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। सेलिंग counterfeit products. Some sellers may utilize third-party suppliers, drop shipping, and ship stolen or refurbished goods. क्या होता है कि कई बार हम डायरेक्ट मतलब सेलर से हमारा सामान नहीं आता, ठीक है ना। बीच में क्या होता है, बीच में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सामान खरीद के आप तक पहुंचाती हैं, यानी वो थर्ड पार्टी सेल हो गई आपकी, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें होता क्या है कि कंपनी से जो प्रोडक्ट चलता है वो प्रोडक्ट कुछ और चलता है, बीच में उनको चेंज कर दिया जाता है, उसी तरह का सेम दिखने वाला एक डुप्लीकेट, या फिर जिसको आप बोल देते हैं आजकल फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, आजकल ये नेम बड़े ट्रेंड में है, ठीक है ना। मतलब एक डुप्लीकेट बोलते हैं, थोड़ा सा शेम फील होती है लोगों को, तो इसलिए बोल देते हैं इसकी फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है। व्हाट इज कॉपी? कॉपी मींस डुप्लीकेट, ठीक है ना, यानी जो ओरिजिनल तो नहीं है ना। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉपी बनाना इक्वल टू डुप्लीकेशन, राइट ना। तो वो डुप्लीकेशन की भी हमने क्या किया है, वो कर दी है, रैंक्स बना दी हैं कि फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है। तो ये सब बातें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं बायर्स को। तो इसीलिए इन चीजों से हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर डायरेक्टली सेल हमें डायरेक्टली प्रोड्यूसर से या जो मेन इसका होलसेलर है उससे अगर हमें सामान आ रहा है, दैट विल बी मोर सेफ, राइट, मोर सेफर यू कैन से। और उसके बाद है अनफ्रेंडली रिटर्न्स पॉलिसी। सम सेलर्स इंक्लूड नो रिफंड, नो रिटर्न और as is clauses is fine print that prevents buyers from obtaining a refund or exchange for defective or unsuitable items. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक बार सामान बेचने के बाद उनको मतलब वादा तो होता है उनका कि आप 5 दिन के अंदर वापस कर सकते हो, 7 दिन के अंदर वापस कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी सामान आपने भेज दिया, वो कहते हैं ठीक है वापस भेज दो, वो वापस ले भी जाते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ आता ही नहीं है, ठीक। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन जो जिन कंपनीज के नेम हैं अच्छे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड यू विल फाइंड सो वेल, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन देम ओनली, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक नई कंपनी, कोई बला कंपनी आ गई है और आपने उसके ऊपर फेथ कर दिया और आपने ट्रांजेक्शन कर दी। नेवर डू दिस। नेक्स्ट इज fraudulent payment. These are the payments made using stolen credit cards और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड चोरी हो जाता है, या पासवर्ड पूरा क्रेडिट कार्ड ही कोई निकाल लेता है, ठीक है। तो इसलिए अब इस बात के ऊपर ध्यान देना है आपने कि अपने इस तरह की चीजें, सेंसिटिव जो आपके कार्ड्स हैं वो अपने पास रखने हैं, उनका पासवर्ड्स वगैरह शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी, लॉक नंबर शेयर नहीं करना है किसी भी चीज का। तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। यही बात ध्यान में रखते हुए कुछ बैंक्स ने एक फैसिलिटी शुरू कर दी है आजकल। पहले क्या होता था, एटीएम कार्ड अगर आपके पास है एंड यू नो द कोड ऑफ इट, देन यू कैन विड्रॉ द मनी और एज वेल एज यू कैन सेव द मनी, ठीक है। आप उसमें सेव मीन्स के डिपॉजिट, यू कैन से डिपॉजिट भी कर सकते हो आप। आजकल 2 तरह की मशीनें आती हैं एटीएम पे, जिसके अंदर एक के अंदर पैसे डिपॉजिट भी हो जाते हैं। तो नो नीड टू स्टैंड इन अ बिग क्यू इन द बैंक, कि एक बहुत बड़ी एक लाइन के अंदर आप लोग जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसी जरूरत नहीं है। आजकल एटीएम मशीन ऐसी आ गई हैं कि वहां पे आप जाओ तो वहां पैसा डिपॉजिट भी हो जाता है, सिर्फ विड्रॉल ही नहीं होता, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है, बैंक ने क्या किया है, बहुत सारे बैंक्स ने ऐसा कर दिया है कि वो क्या करते हैं कि जब भी आप अपना एटीएम कार्ड अंदर डालते हैं मशीन में और अपना पासवर्ड भी लगा देते हैं, उसके बाद भी आपके पास एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल में, राइट।
तो जो वो ओटीपी फिर आपको एंटर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट मशीन विल परमिट यू टू टेक द मनी, ठीक है, अदरवाइज वो पैसे बाहर निकालती नहीं है मशीन। तो ये एक नया स्टेप ऐड किया है गवर्नमेंट ने भी और बहुत सारे बैंक्स ने भी, ठीक है, और जो कि मेरे ख्याल से दिस स्टेप इज मोर सेफर, ठीक, कि मान लीजिए कि किसी को एटीएम आपका गिर भी गया है, किसी को आपका पासवर्ड भी पता है, लेकिन जब तक वो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल पे, जब तक वो आप फिल नहीं करेंगे, यू कांट विड्रॉ द मनी, राइट। तो इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आगे से। उसके बाद है चैरिटी फ्रॉड, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसकी तरफ ध्यान देना है सबने। जैसे अभी पीछे इसके टाइम में जब ये भी एक, ये जो आप